हेलो एंड वेलकम टू ऑफिसर बिटिया। वी आर डिस्कसिंग डेली करंट अफेयर्स एंड एनालिसिस। तो शुरू करते हैं आज के डिस्कशन के साथ। देखते हैं आज के कौन से आर्टिकल इंपॉर्टेंट है फ्रॉम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू। तो फर्स्ट आर्टिकल इज अबाउट प्रोजेक्ट परवरिश। ये बेसिकली असम गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, असम गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है ऑन माल न्यूट्रिशन। तो कंट्री में जो हमारी असम स्टेट है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बच्चे माल न्यूट्रिशन से ग्रस्त हैं। इसलिए जो असम गवर्नमेंट है उन्होंने 6 महीने से लेकर 5 साल के बच्चों को टारगेट किया है ताकि उनके अंदर माल न्यूट्रिशन ना रहे। एंड बेसिकली ये लॉन्च हुआ है 2020 में। एंड इसका जो नेम है टू रिमूव माल न्यूट्रिशन, इस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया है प्रोजेक्ट परवरिश। परवरिश मतलब हम किसी की अपब्रिंगिंग में हेल्प कर रहे हैं। सो माल न्यूट्रिशन को इराडिकेट करना भी इज अ पार्ट ऑफ परवरिश। इस मिशन के बारे में देखते हैं। ये 2020 में लॉन्च हुआ था, लेकिन उसी महीने में लॉन्च हुआ था जिस महीने में पोषण माह हमारा सेलिब्रेट होता है, दैट इज़ सितंबर में। एंड बेसिकली न्यूट्रिशनल एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने की बात कर रहे हैं फॉर द एज ग्रुप ऑफ 6 मंथ्स टू 5 ईयर्स। जो 6 महीने से 5 साल के बच्चे होते हैं, इनके अंदर न्यूट्रिशन कितनी कमी होती है, इसलिए गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि इनके जो बच्चे हैं उनके अंदर माल न्यूट्रिशन ना रहे। एंड ये लॉन्च किया गया था छच्छर डिप्टी कमीशन के द्वारा। सो दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट। एंड जो प्रोजेक्ट का एम है वह यही है कि हमें न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड करना है और उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस भी इम्प्रूव करना है। बेसिकली जो सिवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन है चिल्ड्रन के अंदर, जो बीपीएल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं, तो उन्हीं के लिए हम बेसिकली इसको फोकस कर रहे हैं। यहाँ पर 800 चिल्ड्रन को ऑलरेडी माल न्यूट्रिशन से हेल्प कर दिया गया है। एंड जो अक्यूट माल न्यूट्रिशन से जो डाटा गिवन है दैट इज़ 704 चिल्ड्रन ऑलरेडी रिकवर भी हो चुके हैं। तो यहाँ पर प्रोग्रेस करता नज़र आ रहा है ये हमारा प्रोजेक्ट। नेक्स्ट इज स्कोच अवार्ड। तो रिसेंटली स्कोच अवार्ड दिए जाते हैं ताकि जो सोशो इकोनॉमिक अप्रोचेज़ हैं कैसे वो हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो दिए जाते हैं। ये ऑब्जेक्ट जो अवार्ड्स थे ये लॉन्च 2003 में हुए थे ताकि जो पीपल हैं वो अपने प्रोजेक्ट्स को बेटर तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकें, जिससे हमारा जो नेशन है वो और अच्छा हो सके। यहाँ पर रिकॉग्नाइज़ किया जाता है कि कैसे सिटीज़न अपनी सर्विस को डिलीवरी कर रहा है, कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे हो रही है, एम्पावरमेंट की जा रही है नहीं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसे हो रही है, चेंज मैनेजमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ एंड एक्सीलेंसेस टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है। अगर इन सब चीज़ों में जो एक्सेलेंसी है तभी स्कॉच अवार्ड यहाँ पर दिए जाते हैं। एंड बात करते हैं व्हाट इज़ सिवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन। अब जो सिवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन है, जो प्रोजेक्ट परवरिश है, वो यहाँ पर कंडीशन को स्टडी करता है, क्योंकि एक तरह से पैरामीटर होता है जिसके बेसिस पर ही हम किसी पर्टिकुलर डिसीज़ को या किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को हम बोल सकते हैं कि हाँ ये माल न्यूट्रिशन का केस है एंड दिस इज़ नॉट अ एक्यूट माल न्यूट्रिशन केस। तो यहाँ पर एक कंडीशन होती है जहाँ पर जेड स्कोर अगर -3 में जा रहा है, नेगेटिव में जा रहा है, और अपर मिडम सर्कमफ्रेंस जो है दैट इज़ द बॉडी मास, मसल मास, वो अगर 115 मिलीमीटर से कम है तो हम बोल रहे हैं कि सिवियर माल न्यूट्रिशन है उस पर्टिकुलर बच्चे को। एंड एक तरह से सोशल एंड मेडिकल डिसऑर्डर भी है। तो यहाँ पर मेजरमेंट की जाती है, बच्चे का वेट किया जाता है, मसल मास चेक किया जाता है, उसी के बेसिस पर हम सिवियर माल न्यूट्रिशन को असाइन करते हैं। नेक्स्ट इज अबाउट गाइडलाइंस फॉर यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी इन इंडिया 2021। तो यहाँ पर यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी एक तरह से जो विकलांग हमारे जो वर्ग हैं उनके लिए गवर्नमेंट नए रूल्स लेकर आई है, गाइडलाइंस लेकर आई है ताकि उनके लिए भी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो सके और जो यूनिवर्सिटीज़ है उनके अंदर भी उनका आना जाना ईजिली हो सके। जो सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है उन्होंने हार्मोनाइज्ड गाइडलाइंस एंड स्टैंडर्ड्स फॉर यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी इन इंडिया 2021 को रिलीज़ कर दिया गया है। इसके प्रोविजंस देखते हैं। ये जो न्यू गाइडलाइंस है बेसिकली कवर करेंगे कैसे एनवायरनमेंट को बिल्ड किया जाए, डिज़ाइन कैसे होगा और उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा। और ये जो गाइडलाइंस है ये बेसिकली फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी एंड एल्डरली पर्सनस के लिए लाई गई हैं। इनको रिलीज़ ऑल्दो 2016 में किया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, लेकिन अभी इसको एक टीम ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की ने ड्राफ्ट किया है एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स ने भी इसको सपोर्ट किया है। क्या क्या चेंजेस आए हैं? जो 2016 में गाइडलाइंस आई थी उसमें अब कुछ चेंजेस यहाँ पर किए गए हैं। यहाँ पर किया गया कि एक तरह से हमने बैरियर फ्री एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश की है। जैसे कि इसका मतलब कि जो हमारा पर्टिकुलर इन्वायरमेंट है वो सिर्फ एक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए ही नहीं हो, इनफैक्ट वो एक्सेसिबल हो हर एक वर्ग के लोगों के लिए, हर एक जो हमारे डिफरेंट एबल्ड हैं या फिर जो हमारे एल्डरली है उनके लिए भी एक्सेसिबल हो सके।
रैम्स बनाने की बात की जा रही है ताकि उनके लिए मोबिलिटी ऑप्शन सही रहे, एंड जो रैम्स है वो भी उनको बताया गया है कि वो विद इन द गाइडलाइंस ही बनाई जाए। फॉर इंस्टांस कि अगर 6 मीटर का लेंथ बन रहा है तो उसका जो ग्रेडियंट है दैट शुड बी इन द रेशो ऑफ 1:12, एंड मिनिमम क्लियर विड्थ रखी गई है ऑफ 1200 मिलीमीटर। तो दीज आर द डायमेंशंस ऑफ द रैम्प। गाइडलाइंस ने भी कहा है कि जो पर्सन हैं जो डिसेबल्ड हैं एज वेल एज जो प्लानिंग प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व हैं, काम कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को प्लान करके अच्छे से बनाएं। यहाँ पर पब्लिक बिल्डिंग्स को कवर किया जा रहा है, ट्रांसपोर्ट को कवर किया जा रहा है फॉर व्हील चेयर यूज़र। जो व्हील चेयर यूज़ करते हैं उनके लिए बेसिकली हम एक्सेसिबल ट्रांसपोर्टेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर हम पेरेंट पुशिंग अ चाइल्ड प्रैम भी बनाने की बात कर रहे हैं, कैरिंग ग्रोसरीज और अदर बैग्स, या फिर अगर कोई वुमेन साड़ी कैरी करती है, साड़ी पहन रही हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पर एक्सेसिबल रैम्स बनाए जा रहे हैं, क्योंकि एक तरह से टेम्परेरी प्रॉब्लम्स है बट दिस गोज़ अ लॉन्ग वे, तो इट इज़ बेटर टू हैव अ गुड प्लान। यहाँ पर इनकॉर्पोरेट एसेसिबिलिटी सिंबल्स की भी बात हो रही है फॉर पीपल विद डिसेबिलिटी, फैमिली फ्रेंडली फैसिलिटीज़ एंड ट्रांसजेंडर्स, एंड काफ़ी सारे सिंबल्स डेजिग्नेट किए जाएंगे ताकि जो लोग हैं वो एक्सेसिबल होंगे कि हाँ दिस पर्टिकुलर सर्विस, दिस पर्टिकुलर प्रिविलेज इज़ ओनली फॉर फ्यू स्पेसिफिक सेक्शंस। तो गवर्नमेंट ये कोशिश कर रही है। अब सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के बारे में देखते हैं। एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी है जो कि चार्ज है विद पब्लिक सेक्टर वर्क्स, एंड इट वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ये काम क्या करती है? ये बेसिकली गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड्स, फ्लाईओवर्स, स्ट्रक्चर्स जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्टेडियम्स हैं, बंकर्स हैं, लेबोरेटरीज हैं, बॉर्डर रोड्स हैं, हिल रोड्स हैं, बॉर्डर फेंसिंग है, इन सब से डील करती है। और ये जो अथॉरिटी है इसको 1854 में इस्टेब्लिश किया गया था। तो आप देख सकते हो बहुत पुरानी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिपेंडेंस से भी बहुत पहले की, जब लॉर्ड डलहौजी ने एक तरह से सेंट्रल असेंबली, सेंट्रल एजेंसी को इंफ्रास्ट्रक्चर उनका बनाया था ताकि जो लोगों का वर्क है, पब्लिक वर्क है, वो एग्जीक्यूट कर सके, एंड इसका एक तरह से प्रोविंशियल डिवीजन भी बनाया गया था अजमेर में। सो दिस इज़ अबाउट योर सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। अब नेक्स्ट न्यूज़ इज़ अबाउट उर्जित पटेल। इनको बना दिया गया है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ AIIB, दैट इज़ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक। एंड उर्जित के बारे में देखते हैं, हु वाज दिस पर्सन, इन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन किया है। जो उर्जित पटेल थे इन्होंने 24th गवर्नर रह चुके हैं ये RBI के, एंड अभी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के ये बन चुके हैं वाइस प्रेसिडेंट। तो दिस इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर इंडिया कि हमारे जो इंडिया के RBI गवर्नर है वो इंडिया को रिप्रेजेंटेट कर रहे हैं इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अब उर्जित पटेल के बारे में देखते हैं। ही वॉज बॉर्न इन केनिया, एंड 2018 में इन्होंने RBI गवर्नरशिप से रिज़ाइन कर दिया गया था, एंड ही रिज़ाइंड आफ्टर सर्विंग फॉर 2 years। सम पर्सनल रीजंस थे जो जिसकी वजह से उनको रिज़ाइन करना पड़ा। इन्होंने 1990 में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को ज्वाइन किया था। 1995 में ये डिप्टी थे RBI के, एंड वहाँ पर ये एडवाइजरी रोल प्ले करते थे। देन बिटवीन 2000-2004 इन्होंने काफ़ी सारी हाई लेवल कमेटीज़ के साथ काम किया है, जैसे कि टास्क फोर्स ऑन डायरेक्ट टैक्सेस, ग्रुप ऑफ मिनिस्ट्रीज ऑन टेलीकॉम मैटर्स, PM टास्क फोर्स ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहाँ पर काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस है, काफ़ी सारी कमेटीज़ है जिनके साथ इन्होंने काम किया है। दैन 13 में ये डिप्टी गवर्नर बन गए थे RBI में, एंड 16 में ये गवर्नर बन गए थे। सो दिस इज़ द लाइफ हिस्ट्री, लाइफ बैकग्राउंड ऑफ उर्जित पटेल। तो अब देखते हैं कि कंट्रोवर्सीज भी थी काफ़ी सारी जब इन्होंने रिज़ाइन किया था, क्योंकि कई बोलते हैं कि इनको फोर्स किया गया रिज़ाइन के लिए, बट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो बोल रही थी कि RBI को कि और ज़्यादा मनी पब्लिश करे ताकि कंट्री में फिस्कल डेफिसिट इशू को ख़त्म किया जा सके। लेकिन जो उर्जित पटेल उन्होंने मना कर दिया, गिवन द लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री। जिस वजह से यहाँ पर काफ़ी सारी कंट्रोवर्सीज थी कि उन्होंने क्यों रिज़ाइन किया। दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टडी AIIB, जिसको इस्टेब्लिश किया गया था 2015, एंड ये बेसिकली इंडिया और दूसरी कंट्रीज़ को लोन प्रोवाइड करता है जो भी इसके मेंबर है। एंड चाइना जो इसमें लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन है एंड शेयर होल्डर है, इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर है इस बैंक का। जापान एंड US इस पर्टिकुलर बैंक के मेंबर्स नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है जापान एंड US आर नॉट द मेंबर्स ऑफ दिस बैंक। अब इंडियन AIB की थोड़ी फाइनेंशियल हिस्ट्री देखते हैं। जो AIB है उन्होंने फंड किए हैं 6.7 बिलियन US वर्थ प्रोजेक्ट्स, एंड बेसिकली इंडिया के ग्रीन प्रोजेक्ट्स में ये कंट्रीब्यूट करता है ताकि जो इंडिया कोशिश कर रहा है कोविड रिलेटेड अपने इनिशिएटिव लाने की या रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस करने की, तो AIB उसमें हेल्प कर रहा है, वहाँ पर हमें फंडिंग दे रहा है।
इंडिया ने AIB एंड एशिया डेवलपमेंट बैंक में लोन के लिए अप्लाई किया है ताकि जो 667 बिलियन कोविड डोजेज है हम वो प्रोक्योर कर सकें। एंड ADB ने एक्सपेक्ट किया है कि वो लेंड करेंगे इंडिया को 1.5 बिलियन US डॉलर जो मनी है वो इंडिया को ट्रांसफ़र करेंगे। एंड जो APVAX इनिशिएटिव है दैट इज़ एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी। तो बेसिकली यहाँ पर एशिया पैसिफिक रीजन के लिए वैक्सीन को उपलब्ध कराने के लिए हमने एक फैसिलिटी शुरू की है। एंड जो AIB है उसके अंदर लैंड कर रहा है 500 मिलियन US डॉलर। तो AIB का मेजर रोल लोन प्रोवाइड करने का ही है। 2021 में AIB ने 356.67 मिलियन US डॉलर का भी हमें फंडिंग दिया है, लोन दिया है, ताकि जो चेन्नई मेट्रो रेल स्टेशन है उसको और ज़्यादा एक्सपैंड किया जा सके। तो काफ़ी सारी चीज़ों के लिए AIB हमें ऑलरेडी लोन प्रोवाइड कर चुका है। नेक्स्ट इज़ अबाउट सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उन्होंने एक डेडलाइन को मिस कर दिया है जहां पर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के रूल्स को नोटिफाई करना था। इसके लिए 2 पार्लियामेंट्री कमेटीज़ जो कि लोकसभा राज्यसभा की थी वो फॉर्म की गई थी ताकि रूल्स बनाए जाएं कि कैसे जो ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है ये गवर्न होगा, कैसे कंट्री में लाया जाएगा। एंड अगर गवर्नमेंट ने रूल नहीं बनाए तो ये एक्ट भी इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा। जैसे कि जो बेनामी ट्रांजैक्शंस एक्ट थी 1988, ये भी एक एग्जांपल है जहाँ पर एक लॉ बनाया गया लेकिन ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया क्योंकि इसके लिए रूल्स रेगुलेशन ही नहीं लाए गए थे। तो काफ़ी सारे हमारे एक्ट्स ऐसे ही रह जाते हैं, लॉ बन के रह जाते हैं क्योंकि गवर्नमेंट कोशिश नहीं करती कि रूल्स रेगुलेशन फ्रेम किए जाए ताकि वो कंट्री में ईजी तरीके से लाई जा सके। अब अबाउट देखते हैं CAA दैट इज़ योर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ये बेसिकली 19 में पास हो चुका था, बन चुका था। इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम लोगों को सिटीजनशिप दे रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन एंड टू 6 अनडॉक्यूमेंट नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज़। तो बेसिकली हम जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं एंड वो नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज़ हैं जैसे कि हिंदूज़ हैं, सिख्स हैं, बुद्धिस्ट, जैन्स, पारसीज एंड क्रिश्चियंस, तो हम इसमें उनको सिटीजनशिप दे रहे हैं अगर वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से माइग्रेट हुए हैं, इंडिया में आए हैं बिफोर और ऑन 31 दिसंबर 2014। तो 2014 से पहले अगर कोई भी पर्सन इंडिया में आया है दैट इज़ नॉन मुस्लिम। यहाँ पर हम मुस्लिम कम्युनिटी को इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे, तो इसी वजह से यहाँ पर कंट्रोवर्सी भी हुई थी कि आप मुस्लिम्स को क्यों इंक्लूड नहीं कर रहे हो। एंड दिस इज़ द मेजर ड्रॉबैक ऑल्सो ऑफ दिस लॉ। एंड यहाँ पर जो ये बिल है ये एग्जम्प्ट करता है कुछ मेंबर्स को 6 कम्युनिटीज़ के ताकि अगर इनके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल केस है वो भी नहीं होगा। दैट इज़ अंडर फॉरेनर्स एक्ट 1946 एंड द पासपोर्ट एक्ट 1920। ये बेसिकली ये जो दोनों एक्ट्स हैं पनिशमेंट प्रिस्क्राइब करते हैं अगर कोई भी कंट्री में इलीगल तरीके से रह रहा है, एंटर कर रहा है एंड यहाँ पर अपने एक्सपायर वीज़ा पर स्टे कर रहा है, लेकिन अगर उनको सिटीजनशिप मिल रही है तो उनके अगेंस्ट एक कार्रवाई नहीं की जाएगी। सो दीज आर द प्रोविजंस ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट। कुछ कंसर्न्स देखते हैं। ऑब्वियसली दिस पर्टिकुलर एक्ट इज टारगेटिंग ओनली अ पर्टिकुलर कम्युनिटी। यहाँ पर कंट्री वाइड कंपाइलेशन भी किया गया, NRC बनाया गया दैट इज़ नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स रखा गया जिसमें हमने नॉन मुस्लिम्स को बेनिफिट किया है एंड उनको कुछ प्रपोज सिटीजन रजिस्टर की लिस्ट से निकाला भी है, जैसे कि हमने मुस्लिम्स को टोटली एक्सक्लूड कर दिया है। बट यहाँ पर कुछ इश्यूज़ भी है नॉर्थ ईस्ट में, जैसे कि जो हमारा CAA है ये असम अकॉर्ड ऑफ 1985 को क्रिटिसाइज़ करता है, उसको कॉन्ट्रडिक्ट करता है क्योंकि उसके अकॉर्डिंग जो इलीगल माइग्रेंट है वो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन है जो कि बांग्लादेश से आ रहा है आफ्टर 25 मार्च 1971 जब बांग्लादेश फॉर्म हुआ था, उनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। अब वो डिपोर्ट की बात कर रहे हैं और हम यहाँ पर उनको सिटीजनशिप देने की बात कर रहे हैं, तो ये असम अकॉर्ड के एकदम कॉन्ट्रडिक्ट में है क्योंकि जो असम है वहाँ पर ऑलरेडी 20 मिलियन इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेंट्स है असम में एंड जिन्होंने स्टेट की पूरी डेमोग्राफी को ही बदल दिया। ऑब्वियसली सपोज पर्टिकुलर स्टेट में हिंदूज रह रहे थे एंड बांग्लादेश से मुस्लिम्स माइग्रेट हो रहे हैं तो 90% मुस्लिम हो गए एंड हिंदू की पॉपुलेशन जो मेजॉरिटी में थी वो माइनॉरिटी में आ गई, जिसकी वजह से जो स्टेट का रिसोर्सेज है, इकनॉमी है, वेल्थ है, उनके ऊपर बहुत स्टेन पड़ रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि जो CAA है वो फंडामेंटल राइट्स के भी अगेंस्ट है क्योंकि वो कह रहे हैं कि आर्टिकल 14 को वायलेट करते हैं। आर्टिकल 14 दैट गिव्स द राइट ऑफ इक्वालिटी एंड वो बेसिकली सिटीजन्स एंड फॉरेनर्स पे भी अप्लाई होता है एंड हमारा जो प्रियम्बल है वो भी प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म को
फेवर करता है, जहाँ पर हम सारे रिलीजन को डिस्टिंग्विश नहीं करते, उनको एक मानते हैं। लेकिन अभी हमने इस लॉ में मुस्लिम्स को एक्सक्लूड किया है, तो यहाँ पर हम बता रहे हैं कि नहीं, हम एक तरह से रिलीजन बेस्ड कंट्री हैं, हम सेकुलर कंट्री नहीं हैं। तो ये प्रोविजन को भी कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। तो अगर मेंस में क्वेश्चन आ रहा है तो दिस इज़ अ वेरी गुड पॉइंट कि इट इज़ कॉन्ट्रडिक्टिंग असम कोड, इट इज़ कॉन्ट्रडिक्टिंग प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म, इट इज़ कॉन्ट्रडिक्टिंग आर्टिकल 14 ऑफ आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच इज़ आर फंडामेंटल राइट। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ऑल्सो ये डिस्क्रिमिनेटरी भी है, क्योंकि कुछ रेफ्यूजीज़ जो जैसे कि तमिल्स हैं श्रीलंका से, या हिंदू रोहिंग्या हैं म्यांमार से, उनको इंक्लूड नहीं कर रहा है, उनको हमने इस सेक्ट में लिया ही नहीं है। अगर ये इतने सारे लोगों को हम सिटीजनशिप दे रहे हैं, वो कब से आए हुए हैं हमारी कंट्री में, तो गवर्नमेंट के लिए भी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि कौन सा पर्सन इलीगल माइग्रेंट है, या हमें किसको पनिशमेंट देनी चाहिए। तो एक तरह से गवर्नमेंट के लिए एडमिनिस्ट्रेटिवली बहुत डिफ़िकल्ट होने वाला है। इसलिए जो दोनों कंट्रीज़ हैं, जो रिलीजियस ऑपरेशन हो रहा है दोनों कंट्रीज़ में, चाहे वो म्यांमार है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, उनकी जो बायलैटरल रिलेशन है वो भी स्ट्रेन होने वाले हैं। अब यहाँ पर एक कमेटी भी बनाई गई थी, कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, जो कि स्क्रूटनाइज कर रही है एंड रिपोर्ट करती है कि कैसे जो पावर है रेगुलेशन बनाने की, रूल्स बनाने की, वो कॉन्स्टिट्यूशन को दे दी जाए या फिर पार्लियामेंट को दे दी जाए, बट वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट होनी चाहिए विद इन द स्कोप ऑफ डेलीगेशन। इस पर्टिकुलर कमेटी में दोनों हाउसेस के मेंबर्स हैं, जिसमें 15 मेंबर्स हैं टोटल, एंड अ मिनिस्टर, जो एक मिनिस्टर है वो इस कमेटी का मेंबर नहीं होगा, इज विल नॉट बी नॉमिनेटेड टू दिस कमेटी। तो एक तरह से कमेटी बनाई गई है, तो वी विल सी कि इस कमेटी की क्या रिकमेंडेशंस आती हैं, एंड कैसे हम जो कंट्री है हमारी उसके अंदर इलीगल माइग्रेंट्स को सिटीजनशिप देने की बात कर रहे हैं। सो दिस इज़ अबाउट योर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट, so you should know about its history. I hope it is clear, and if you have any doubt, do let us know in the comment section, or you can mail us to us at info@officerbta.com. So thank you very much and all the best for your preparation.